हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो हमने स्टार्ट की है हमारी यूनिट 5 ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस। यूनिट 5 इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ओके, दैन हमने कल ही उसकी फर्स्ट वीडियो की है एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सेम यूनिट। और इसमें हम अपने अप्रोचेस को आगे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था रियलिज्म एंड आइडियलिज्म के बारे में, एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी, समझ में भी आ गया होगा। और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मैं आपको उसका पर्सनली आंसर कर सकूँ। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट अप्रोचेज में आती है तो उसमें दूसरी या थर्ड जो आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एंड देन देर आफ्टर न्यू रियलिज्म एंड न्यू आइडियलिज्म। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट अप्रोचेस देखने को मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझने के लिए हमारी। तो आज हम समझेंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में, देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू लिबरलिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में बात करूँ और इसके मीनिंग को समझाऊँ, देन इट टॉक अबाउट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इट डेवलप बाय लुइस एल्थुसस एंड अदर। तो जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो वो लुइस एल्थुसस करते हैं और बहुत सारे और भी थिंकर्स इन्हें आकर बाद में ज्वाइन करते हैं। एंड इट व्यूज इंटरनेशनल रिलेशनशिप थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो देखो जितने भी थिंकर्स हमें स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में दिखते हैं वो सेम अप्रोच लेके चलते हैं जिस तरीके से अप्रोच कार्ल मार्क्स की होती है। ठीक है, जो आइडियाज़ कार्ल मार्क्स के होते हैं उस बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको समझते हैं। ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है जितनी भी कंट्री एक दूसरे से संबंध रखती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं और ग्लोबल कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सारे लोग अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने गोल्स के लिए एक दूसरे कंट्री से मिलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर पसंद है, एक दूसरे का पहनावा पसंद है इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाई उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप पर क्या हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। ज़्यादातर जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जितने फोरम्स होते हैं, जितनी भी ट्रीटीज साइन होती हैं वो किस लिए होती हैं, इकोनॉमिक पे बेसिस होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों पे बेस्ड होती हैं, या किसी को बड़ी बड़ी अपनी यूनिट्स लगाने होंगे किसी नेशन में, या फिर किसी को बहुत बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी करनी होंगी। तो ये अल्टीमेटली चीज़ें किसको प्रमोट करती हैं, कैपिटलिज्म को प्रमोट करती हैं। और सेम चीज़ को कौन एनालाइज करता है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले। एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस इज द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और इनका मानना है कि जो भी नेशनली जो रिलेशनशिप बना है या फिर जो भी इंटरनेशनली रिलेशंस बनते हैं वो सिर्फ एक ज़रिया है ताकि लोगों को, जो आम जनता है, उसको इकोनॉमिकली क्या कर सकें, एक्सप्लॉयट कर सकें। ठीक है, मतलब आज बड़े बड़े जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, मान लो आप यूएसएसआर की हम बात करें, ये इतने बड़े आर्म्स मतलब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कंट्रीज़ हैं या फिर उनके मैन्युफैक्चरर मैं बोल सकती हूँ कंट्रीज़ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर इनके नेशन में जाके देखा जाए तो जो बेसिक लोग हैं वहाँ के, जो बैकबोन ऑफ कंट्री है, इकोनॉमी है, या फिर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सह रहे हैं। ठीक है, और उनके बोल सकते हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में खेल रहे हैं मज़े से और इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन्हीं इन्हीं सब लोगों की वजह से। ठीक है, मतलब इन्हीं सब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करके। एंड इट फोकसेस ऑन इम्पीरियलिज्म, डिपेंडेंसी एंड क्लास डोमिनेशन। और इनका मानना है, जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है इस तरीके का वो सिर्फ और सिर्फ इम्पेरियलिज्म पर फोकस करता है, जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, जो टेरिटोरियल एक्सटेंड की थ्योरी पर काम करता है। डिपेंडेंसी है, सारे नेशन एक दूसरे नेशन पे किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंड है, चाहे सिक्योरिटी के लिए हो गए या फिर चाहे अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो गए। और इसी तरीके से क्या है, क्लास का डोमिनेशन बना हुआ है, मतलब जो अपर क्लास बोल सकते हैं या फिर जो हाईली वेल्दी क्लास है वो क्या कर रही है, इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू क्या कर रही है, क्लास को बनाए रख रही है। ठीक है, जिसको हम बुर्जोसिस क्लास कहते हैं या फिर जिसको अपर क्लास उन्होंने कहा है। तो क्लास का डोमिनेशन बना हुआ है। देखो अभी क्या है, फिलहाल जो जितने भी बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, देख लो आप, तो उनके बिजनेस आगे उनके बच्चे संभालते हैं, फिर उनके बच्चे संभालते हैं, तो एक हायरार्की बन जाती है पूरी। मतलब
पूरी तरीके से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पूरी तरीके से फ्यू हैंड्स में क्या है जो वेल्थ है या फिर जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस करता है कौन, इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसी ऐसी बात और ऐसी सोच कौन रखते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले, ठीक है। तो इसके हम की अजम्पशन की अगर हम बात करें, इनके क्या की अजम्पशंस है, तो ये कहते हैं इकोनॉमी इज़ द बेस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन। बिल्कुल सही कहते हैं। इनका मानना है कि जितने भी राजनीतिक संबंध होते हैं देशों के बीच, उनके बीच में जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी मतलब ये है कि आज इतनी सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, हम बात करें इतने सारे आइलैंड नेशंस भी हैं, तो उन सारे नेशंस के साथ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए ले लो, जर्मनी ले लो, फ्रांस, इंग्लैंड, तो वो कोई ट्रिटी साइन क्यों नहीं करते हैं, या फिर करते भी तो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा ही क्यों होता है कि जो यूएस होता है उसको रशिया से साइन करनी है, जापान से साइन, ऑस्ट्रेलिया से, जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ ही ट्रिटी साइन करनी है। तो इवेंचुअली क्या होता है, जो वेल्दी लोग होता है ना तो उसी के पास जाते हैं। तो इस तरीके से इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है या फिर जो पॉलिटिकल रिलेशंस बने सिर्फ और सिर्फ वेल्दी लोगों के बीच में बने हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे बेसिस है, ठीक है। उनका एक दूसरे से फ़ायदा निकल रहा है इकोनॉमिकली, इसीलिए क्या है, इन्होंने आपस में ऐसे संबंध बनाए हुए हैं। ये इनका एक अजम्पशन है। दूसरा इनका कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है। मतलब हम इंटरनेशनल सिस्टम को एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम की तर्ज पर क्या कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, ये इनका मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट एक कंट्री कौन होती है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अगर इंडिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री होती तो यहाँ पे क्या होता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता, बहुत ज़्यादा मतलब जो सर्वाइवल की, मैं बोलती हूँ किसी के पास सर्वाइवल की वो नहीं होती, डिफेंस पॉलिसी नहीं होती, या फिर लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, वही मार्केट में सर्वाइव कर पाते, जो न्यू कमर्स है वो कभी भी आगे नहीं आ पाते, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते। यही सिस्टम अगर इंटरनेशनली बड़े लेवल पे चले, सारे ही कंट्रीज़ करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है वही इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, और ये इसी उस पे काम करता है। आप जो मार्क्सिज्म वाले कह पा रहे हैं आप उससे काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट डे आप जब सोसाइटी को देखते हो, प्रेजेंट डे आप इकोनॉमी और स्ट्रक्चर देखते हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, तो वो यही सारी चीज़ों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देन थर्ड ये कहते हैं स्टेट एक्ट एज एन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास। और इनका मानना है जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो राज्य होते हैं या फिर हम यहाँ पे कंट्री बोल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तब काम करती हैं जब वहाँ पे कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास होती है उनके मुताबिक, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में। तो मान लो हमने अभी कुछ, मान लो यहाँ पे पार्टिकुलरली देखो इंडिया में, तो अगर मैं अडानी की बात करूँ, अंबानी की बात करूँ, तो यही लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा कैसे हैं, रिच हैं। अगर इन लोगों को कल को मान लो एक फैक्ट्री लगानी हुई अफ़गानिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ पे ना इंडियन गवर्नमेंट इनकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, अफ़गान जो गवर्नमेंट है वहाँ से रिलेशन थोड़े सुधारेगी, या फिर अफ़गानिस्तान पे जाके ही क्या करेगी, वहाँ पे लोगों वहाँ की जो सरकार है उससे ही ट्रिटी साइन कर लेगी कोई ना कोई। लेकिन इनका मोटिव बिहाइंड में क्या होगा कि हम वहाँ पे अपनी अपने देश के जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनकी वहाँ पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश करवा सकें, ठीक है। तो यही कौन कह रहा है, यही मार्क्सिज्म वाले कह रहे हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के नाम पर जो रूलिंग क्लास होती है, जो वेल्दी बड़े लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखती हैं, उनके इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट करती हैं, ठीक है। एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड इज़ स्ट्रक्चर्ड बाय अनइक्वल एक्सचेंज। और इनका मानना है कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं और जो सदर्न कंट्रीज़ हैं, वो उनका बहुत बड़ा डिवीज़न हो रखा है। वो डिवीज़न सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके बीच में अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ ट्रेड है, ठीक है। देखो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, अमीर हैं, और इन कंपैरिजन टू सदर्न कंट्रीज, जिसमें आप एशिया की बात कर लो या फिर यहाँ पे अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट ले लो, ठीक है, अगर कुछ कंट्रीज़ वहाँ के छोड़ दी जाएँ तो उनका जो एक्सचेंज रेट है या फिर उनका प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसीलिए हमें एक बहुत बड़ा मेजर गैप देखने को मिलता है कि नॉर्थ की कंट्रीज सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डेवलप्ड है, वाइल ऑल द कंट्रीज इन द साउथ आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, और अंडर डेवलप्ड। तो और इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप वो कैसे चलता है, तो उनका मानना है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो धन है उसका संचय हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग, जो कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन पे ध्यान दे रही है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरीफेरल कंट्रीज़। और इनका मानना है कि ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसका, पेरीफेरल कंट्रीज़ का। पेरीफेरल कंट्रीज़ का मतलब होता है जो कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा
बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वहाँ पर जाके क्या करती हैं, अपने बड़े बड़े यूनिट्स लगा लेती हैं रिसोर्सेज के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर, और वहाँ से ज़्यादा उन चीज़ों को और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर पाती हैं, एक्सप्लॉइट कर पाती हैं। तो ये इनके मेजरली हमें असम्पशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में अगर मैं मेजर थिंकर की बात करूँ तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स निकल कर आते हैं, जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन देते हैं, एक थ्योरी देते हैं कि मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म के आइडिया क्या कहते हैं, जो प्रोपगेट करते हैं क्लासलेस सोसाइटी को, ठीक है। और जिसमें जो कैपिटलिज्म है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है जो नॉर्मल पीपल है या फिर जो प्रोलेटेरिएट सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को। तो ये सब जो थ्योरेटिकल बेसिस है उसका फाउंडेशन हमें कार्ल मार्क्स देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में इंपॉर्टेंट थिंकर देखने को मिलते हैं व्लादिमीर लेनिन, जिनकी थ्योरी है इम्पीरियलिज्म की, ठीक है। इनका मानना है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो इम्पीरियलिज्म के थ्रू क्या कर रही हैं, नई नई टेरिटरी को अब पे एक्विजिशन में ले रही हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन मचा रही हैं, ठीक है। तीसरा है इमैनुअल वॉलस्टीन का, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, और समीर अमीन का है डिपेंडेंसी एंड पेरिफेरल कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं क्योंकि मैचिंग में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनकी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है और डिपेंडेंसी एंड पेरिफेरल कैपिटलिज्म है ये हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई सारे उसमें मिलेंगे, ठीक है। मैं इसको मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इमैनुअल वॉलस्टीन का जो डिपेंडेंसी थ्योरी आता है, सॉरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आता है, ठीक है। और समीर अमीन का डिपेंडेंसी और पेरिफेरल कैपिटलिज्म की थ्योरी आती है, ठीक है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ कि वर्ल्ड में कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ इस तरीके से हर कंट्री को एक दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, ठीक है, किसी न किसी सामान के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए। तो उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। साथ में जो समीर अमीन है वो भी डिपेंडेंसी और पेरिफेरल कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जिसमें कंट्रीज़ का डिवीजन करते हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े नेशन है, उससे फिर छोटे नेशन है, और कुछ बहुत ही छोटे नेशन है। जो सबसे बड़े नेशन है वो छोटे छोटे जो नेशन है उनका इस्तेमाल करके, जो बिल्कुल ही छोटे नेशन है वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और अपनी कंट्री में एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके की ये बात करते हैं। तो इनका जो मानना है वो है कॉन्सेप्ट देते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में। तो सबसे पहले वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें ये कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी की एक कंट्री बताते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये हो गए कंट्रीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्री है कोर कंट्री, ठीक है। ये है पेरिफेरी, नहीं नहीं ये सेमी पेरिफेरी है, ठीक है, सेमी पेरिफेरी है, और ये पेरिफेरी कंट्री है। तो ये जो कोर कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, जिसको रिसोर्सेज चाहिए सबसे ज़्यादा, वो इस कंट्री को यूज़ करके यहाँ से सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या कर लेगी, एक्यूमुलेट कर लेगी, और ये जो रिसोर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन करके अपने नेशन में क्या ले आएगी, उसको संचय कर लेगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल्दी और ज़्यादा वेल्दी बनाती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहते हैं। दूसरा ये किस तरीके से करते हैं, इम्पेरियलिज्म के थ्रू करते हैं, मतलब साम्राज्य का विस्तार करते हैं, अपनी नई नई यूनिट्स लगाते हैं। जैसे एमएनसीज होती है ना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, मतलब बहुत दूर दूर के देशों में जाती हैं, वहाँ जाके अपने अपने ऑफिसेस खोलते हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप कोक पीते हो वो हो गई, या पिज़्ज़ा खाते हो वो हो गए, तो ये हमारी कंट्री थोड़ी नहीं है या हमारी कंपनी नहीं है, ये कंपनी बाहर की है जिन्होंने यहाँ पे आके यूनिट्स लगाई हैं, और हम उसे खाने के लिए पैसे दे रहे हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है, उनकी कंपनी को हो रहा है, ठीक है। तीसरा इसमें डिपेंडेंसी की थ्योरी की बात करते हैं, किस तरीके से नेशंस एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। और चौथा ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर भी क्लास स्ट्रगल हो रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री लेवल पे। हर जगह हमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, जिसमें हमने क्लास का डिवीजन देखा है। एक क्लास बहुत ज़्यादा रिच होती है, दूसरी क्लास बहुत ज़्यादा अमीर होती है, और जो रिच क्लास होती है वो गरीब क्लासेस का हमेशा क्या करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है। साथ में उनके बीच में अनइक्वल एक एक्सचेंज होता है, ठीक है। अनइक्वल एक्सचेंज का मतलब होता है, तो देखो अगर आपको कोई आपसे कोई 4 टमाटर ले रहा है तो आपके पास 4 आलू होने चाहिए देने के लिए, और आपके पास नहीं होंगे तो आप एक डेप्ट की ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है, कर्जदार बनते चले जाओगे। जैसे कर्ज ले लिया कि हम उधार कर ले रहे हैं, हम बाद में चुका देंगे बाद में। तो ये सब क्या है, आपको एक बहुत बड़ी विशियस साइकिल में फंसाए रहता है। आप अपना कर्ज कभी चुका नहीं पाते हो, और जो सामने वाला होता है वो आपको कॉन्स्टेंटली डराता रहता है, ठीक है। कभी आपके बदले
आपका जब उसका उधार नहीं चुका पा रहे हो तो वो आपको सजेस्ट करेगा, अरे तुम अपना खेत बेच दो, खेत बेच के या फिर हमारे नाम ये चीज़ कर दो, गाय भैंस कर दो। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये चालाकियाँ वगैरह होती है तो चलती रहती है, ठीक है। और ये एक की कॉन्सेप्ट देते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन का। इनका मानना है कि इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन का भी काम होता है, ठीक है। मतलब कुछ ही चिंदी भर लोगों के हाथों में बहुत करोड़ों भर का पैसा भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है इंटरनेशनली, ठीक है, जो क्या करता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है उनको एक्सप्लॉइटेशन करता है, और जो अमीर बढ़िया हैं उनको क्या करता है, हमेशा सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वालों का जो व्यूज़ होते हैं स्टेट को लेके, मतलब वो कंट्री को लेकर क्या सोचते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो ये कहते हैं स्टेट्स इज़ नॉट ऑटोनॉमस। इनका मानना है जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उनके जितने भी फैसले होते हैं वो ऑटोनॉमस नहीं होते, मतलब वो खुद से फैसला नहीं लेती हैं। अगर मैं बोल दूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वो वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा, तो ये कहते हैं कि वो लोग करेंगे जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो वेल्दी क्लास है, वो जो सरकार से बोलेगी, गवर्नमेंट से बोलेगी कि तुम्हें ऐसा करना है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, तो वो क्या करती है, उसी तरीके से सरकार उसके काम पे चलती है और इन कैपिटलिस्ट क्लासेस का फ़ायदा कराती है, ठीक है। तो कुछ समझ में भी आता होगा, जो अल्टीमेटली जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनको फंड वगैरह देती हैं सरकार को, सरकार में बने रहने के लिए कितनी रैलियाँ होती हैं, कितना इलेक्शन का प्रचार प्रसार होता है, उसमें करोड़ों लाखों पैसा लगता है। तो ये कहाँ से आता है, तो ये आते हैं कैपिटलिस्ट क्लासेस से, ठीक है। ये जो अमीर लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ये पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जब पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के बताए अनुसार क्या करती हैं, अपनी नीतियाँ बनाती हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, ठीक है। तो ये व्यू है किसका, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वालों का, किसको लेकर, राज्य को लेकर, ठीक है। राज्य यहाँ पे देश से ही हमने डिनोट किया, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जोसिस, और इनका मानना है कि जो बुर्जोसिस क्लास है, मतलब जो अमीर वर्ग है, वेल्दी क्लास है, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन, गवर्नमेंट। एंड द फॉरेन पॉलिसी शेप बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फाइनेंस कैपिटल। और इनका मानना है कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जितनी भी विदेश नीति है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उनको क्या करती हैं, शेप करती हैं, एमएनसीज हैं, वो डिसाइड करती हैं क्या होगी फॉरेन पॉलिसी और क्या नहीं होगी, ठीक है। और उनके फाइनेंस कैपिटल डिसाइड करता है, मतलब वही पैसा वैसा। अब देखो, जितनी भी, मतलब कि आप अगर थोड़ा सा मार्केट वगैरह में घुसो, ठीक है, जैसे मैं इंडियन मार्केट की बात कर रही हूँ, तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा होता है फॉरेन कंट्रीज़ का, ठीक है, एमएनसीज का, बहुत लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। हमारी जो नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं वो तो बहुत कम इन्वेस्ट कर पाती हैं, लेकिन जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनका मार्केट में पैसा हद से ज़्यादा लगा होता है। और जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, जितने भी, मैं बोलती हूँ कोई भी छोटी मोटी स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी उनके अंदर पैसा लगाते हैं, उनके शेयर्स पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत बड़ा मार्केट को क्या करती हैं, ये संचालित करती हैं, ठीक है। तो ये एक मानना है किसका, मार्क्सिज्म वाले का। अब स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले को हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, ठीक है, इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो इनके क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, ओवर एम्फोसाइज ऑन इकोनॉमी। तो ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया है इकोनॉमी को, मतलब हर जगह अर्थशास्त्र नहीं चलता है, अर्थशास्त्री कहते हैं, हाँ, ठीक है। और इनका मानना है कि इन्होंने स्टेट की जो ऑटोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, कि ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही राज्य या फिर हमेशा ही जो सरकार होती है वो बुर्जोसिस क्लासेस या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के कहने पर ही चलती है, कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस होता हो, लेकिन आप इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एंड द राइज ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज चेंजेस को कोर पेरिफल कोर एंड पेरीफेरी मॉडल। और उनका मानना है कि जिस तरीके से राइज हो रहा है छोटी मोटी इकोनॉमीज़ का, बड़े बड़े देश बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो जो कोर और पेरीफेरी आपने मॉडल दिया है वो भी क्या है, पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि यूएस एक्सप्लॉइट करेगा, जो सेमी पेरीफेरी या फिर पेरीफेरी स्टेट है वो भी कभी आगे आ रहे हैं और कभी कभी बड़े बन रहे हैं, ठीक है। एंड डज नॉट एक्सप्लेन द कॉपरेशन अमंग कैपिटलिस्ट स्टेट। और कहते हैं इनने जो आइडिया दिया है वो कॉपरेशन की तो बात ही नहीं करता है। ये तो कहते हैं नहीं कि जितने भी कैपिटलिस्ट स्टेट है, जितने भी पूंजीवादी राज्य जो हैं उनके बीच में कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सही बात है, सारे जितने पूंजीवादी राज्य हैं वो आपस में कॉपरेट करते हैं, और कॉपरेट तो मार्क्सिज्म का बिल्कुल भी कोर आइडिया है ही नहीं।
एंड ये जो दूसरा एलिगेशन लगाते हैं वो कहते हैं ये इग्नोर करते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है, कल्चर को, और साथ में इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारी लाइफ को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए बने, इन सारी चीज़ों को ये पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और इनका कोई वैलिड रीज़न नहीं देते हैं। तो इस तरीके से कई सारी बातों पर ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके अंदर कई कमियां बताते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो न्यू लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड मेजर आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके मीनिंग को सबसे पहले समझेंगे। इट इमर्ज इन 1970s टू 80s, कोएन एंड नायर। तो देखो कोएन एंड नायर इसके बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्रोपाउंडर निकल कर आते हैं, और जो आइडियोलॉजी है न्यू लिबरलिज्म की वो 1970 से 1980 तक बहुत ज़्यादा फ्लरिश रहती है। एंड इट एक्सेप्ट एनार्की बट आर्ग्यू कॉपरेशन इज़ पॉसिबल। इनका मानना है कि देखो इस पूरी दुनिया में एनार्की तो फैली हुई है, देयर इज़ नो परफेक्ट स्ट्रक्चर, कोई भी परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ना डेमोक्रेसी है, ना मोनार्की है, ना और भी कोई चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे कॉपरेशन तो कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल भी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्राइमरीली कॉपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। सारी कंट्रीज मिलके कॉपरेट करें आपस में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, और आईएमएफ हो गया, और डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएच हो गया। तो कहते हैं जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको बनाओ और इंटरनेशनली वो कॉपरेट करें और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी रहे, ठीक है। और साथ में ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ग्लोबली क्या करे, लोगों की बात सुने, लोगों को रिप्रेजेंट करे, और क्या है, सारे लोगों के लिए ही बात करे इररिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग हैं तो सिर्फ इसके बारे में हम ही सोचेंगे, दूसरे लोग नहीं सोचेंगे, या फिर हमारे देश के बारे में दूसरे लोग नहीं काम करेंगे, हम ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करती हूँ मैं, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में बात करती हूँ, जो न्यू लिबरलिज्म वाले प्रोपाउंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इसके की अजम्पशंस क्या है न्यू लिबरलिज्म वालों के, ठीक है। वो कौन कौन से अजम्पशंस देते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट देखते हैं जिनके ऊपर वो लोग एक अपनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बन के आता है, एक मिनट, तो इसका जो फर्स्ट अजम्पशन है वो कहता है स्टेट आर रैशनल एक्टर्स। तो उनका मानना है कि जितने भी स्टेट्स हैं दुनिया भर के, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। वो रैशनली कोई भी फैसला ले सकते हैं और अपने बारे में या अपनी कंट्री के बारे में अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है। एंड एनआरकी डज नॉट प्रिवेंट कॉपरेशन। उनका मानना है भले ही एनआरकी की सिचुएशन हो, लेकिन इस सिचुएशन कभी भी नेशंस में इतनी नहीं बिगड़ती कि वो कभी इंटरनेशनल फोरम पर आकर कॉपरेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये कॉपरेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस, और इनका मानना है कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम करते हैं कौन कौन सी चीज़ों को। इसमें फर्स्ट आ जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जितने भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो उनके कॉस्ट को रिडक्शन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें सर्टेन रहें अगर कंट्रीज़ के बीच में तो बेटर है, और इन्फॉर्मेशन का गैप नहीं होना चाहिए उनके बीच में। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कंट्रीज़ को लेकर, तो हमारी उनको लेकर बहुत ज़्यादा गलत फहमी बन जाती है। अब मैं इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, लेकिन अगर आप चाइना की रियलिटी देखोगे ना तो चाइना तो हमें अपनी कंपटीशन लिस्ट में मानता ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ यूएसए है, ठीक है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन गैप है जो हम लोग सोचते हैं अपने दिमाग में। फोर्थ इसका निकल कर आता है एब्सोलूट गेन मैटर्स नो मोर देन रिलेटिव गेन। तो इनका मानना है कि जो एब्सोलूट गेन होता है वो ज़्यादा मैटर करता है जो रिलेटिव गेन्स होते हैं, ठीक है। एंड द इंटरडिपेंडेंस पीस एंड कॉपरेशन, उनका मानना है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, और ये किस चीज़ को लेकर होनी चाहिए, उनके मध्य में पीस हो, ठीक है, और साथ में वो कंट्रीज एक दूसरे को क्या करें, कॉपरेट करें। इसके अगर मैं मेजर थिंकर्स की बात करूँ न्यू लिबरलिज्म की, तो उसमें रॉबर्ट कोहेन आ जाते हैं, जिनको आफ्टर हेजमनी इनकी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। जोसेफ नायर है इनकी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ऑरेंग योंग की रिजिम थ्योरी, एंड कोहेन एंड हॉफमैन के इंस्टीट्यूशन एंड कॉपरेशन। तो ये चारों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपको मैचिंग में पूछी जाती है, ठीक है। और इनके की कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिजिम की बात करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कॉपरेशन अंडर एनार्की की बात करते हैं, एब्सोलूट गेन की बात करते हैं, और ग्लोबल
ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो न्यू लिबरलिज्म है वो स्टेट को किस तरीके से देखता है, ठीक है, उसका व्यू क्या है स्टेट को लेकर। तो उनका मानना है जो स्टेट है वो यूनिटरी है और रैशनल है, ठीक है, रैशनल तरीके से सोचता है और बहुत ही अच्छा है। बट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस स्टेट बिहेवियर, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करती हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी नेशन हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो ये इनका मानना है प्राइमरीली। साथ में ये कहते हैं कि, और साथ में ये मानते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है, वो कॉपरेट करते हैं किस लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। सबको एक दूसरे की इकोनॉमी से बेनिफिट होता है। आज इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बगल में जितने भी नेशंस हैं उनके पास भी वही रिसोर्सेज हों। तो हम गिव एंड टेक वाली पॉलिसी भी रखते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी, कॉपरेशन की, रीजनल स्टेबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को रखते हैं, चाहे उसमें क्लाइमेट हो गया, ट्रेड हो गया और माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर कोई एक कंट्री तो काम कर नहीं सकती, तो जितने भी नेशंस हैं उन सारे नेशंस को मिलकर इस पर काम करना होगा और इन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को पढ़ा और न्यू लिबरलिज्म को पढ़ा। कल हम न्यू रियलिज्म को डिस्कस करेंगे और उसके साथ और भी कई सारे अप्रोचेस को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।